ऑपरेशन राइजिंग लायन पिछले 2 महीने से वॉशिंगटन को यह समझाने की कोशिश कर रहा था, व्हाइट हाउस को यह समझाने की कोशिश कर रहा था, ईरान लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम तेजी से कर रहा है। मुसल्लह अफवाज का मजबूत हाथ इंशाअल्लाह इस जुर्म को माफ नहीं करेगा। टॉप ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट किल्ड इन इजरायली एयर स्ट्राइक अक्रॉस ईरान। क्या दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है और वो मोर्चा बिल्कुल नया है। मिडिल ईस्ट में इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है और ऐसा कहा है कि अगले कुछ दिन तक चलता रहेगा। ये एक तरह का युद्ध की घोषणा ही है जो कुछ इजराइल कह रहा है। ईरान के तमाम शहर, वो चाहे तेहरान हो राजधानी या फिर इस्फहान, जिसमें कहा जाता है कि तमाम न्यूक्लियर जितनी भी कहानी है ईरान की, जो उसका सपना है कि एक दिन उसको न्यूक्लियर पावर बनना है, एक दिन उसको परमाणु बम बनाना है, वो सारा सपना इस्फहान में ही देखता है ईरान। इस्फहान में ही वो न्यूक्लियर प्लांट है। हमारे पीछे जो तस्वीरें लगी हैं, ज्यादातर तस्वीरें ये सभी के सभी तेहरान की तस्वीरें हैं। तेहरान के अंदर 12 जून की रात अचानक इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया और पूरे तेहरान और ईरान में इस बात से हड़कंप मच गया। अब सवाल है कि अचानक से इजराइल का रुख गाजा, लेबनान, सीरिया से होता हुआ अचानक ईरान की तरफ क्यों मुड़ा है? तो उसके लिए आपको नेतन्याहू साहब को सुनना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं, इजराइल लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लायन। जो ऑपरेशन ईरान के खिलाफ इजराइल ने लॉन्च किया है उसका नाम दिया है राइजिंग लायन, अ टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन टू रोल बैक द ईरानियन थ्रेट टू इजराइल्स वेरी सर्वाइवल। दिस ऑपरेशन विल कंटिन्यू फॉर एज मेनी डेज एज इट टेक्स टू रिमूव दिस थ्रेट। अब वो थ्रेट क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, ईरानियन थ्रेट जो है इजराइल के सर्वाइवल के लिए, हम उसको जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देते, न्यूट्रलाइज नहीं कर देते, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो आखिर इजराइल पर मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान कौन सा थ्रेट लाकर आ सकता है? न्यूक्लियर थ्रेट। आप जब इजराइल का मैप देखेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि तमाम मुस्लिम देशों के बीच एक यहूदी देश, और ये तमाम मुस्लिम देश जिनका ये सपना है, जिनका ये ख्वाब है कि एक दिन ये दुनिया, ये धरती यहूदियों से रहित होगी, मतलब धरती पे यहूदी नहीं बचेंगे। और उस तरह के हॉस्टाइल नेबरहुड में इजराइल है। इजराइल ने पिछले 1 महीने से लगातार डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से भी, बेंजामिन नेतन्याहू की आपको याद होगा 40 मिनट का फोन कॉल हुआ था कि बताया गया, जी देखिए ईरान लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम तेजी से कर रहा है और यूरेनियम उस लेवल तक लेकर के चला गया है जहां वो कम से कम 9 एटम बम बना सकता है। इस बात का जिक्र खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया है। तेल अवीव पिछले 2 महीने से वॉशिंगटन को यह समझाने की कोशिश कर रहा था, व्हाइट हाउस को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए अब कहानी वहां तक चली गई है कि जहां ईरान बस अब न्यूक्लियर वेपन तैयार करने ही वाला है। वो बस कुछ कदम की दूरी पर खड़ा है। अगर अब भी हमने उसको नहीं रोका तो वहां इजरायली बेनिफिट्स को या फिर इजराइल के अस्तित्व को खतरा है, अमेरिकी हितों को मिडिल ईस्ट के अंदर खतरा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि देखो जो आर्मी वाला ऑप्शन है, जो सैन्य कार्रवाई का ऑप्शन है, इसको हम लास्ट में रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में हमेशा ये रहे कि हम इसको कूटनीति के जरिए सॉल्व करते हैं। वो हालांकि लगातार कहते रहे कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं हो सकता है। उन्होंने कल फिर से वही बात दोहराई है। उन्होंने कहा वी रिमेन कमिटेड टू डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन टू द ईरान न्यूक्लियर इशू। माई एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू negotiate with Iran. They could be a great country, but they first must completely give up hopes for obtaining a nuclear weapon. Thank you for your attention to this matter. डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को ये सपना छोड़ना होगा, ये ख्वाब छोड़ना होगा कि उसको न्यूक्लियर वेपन बनाना है या न्यूक्लियर देश होना है। ये बहुत पुराना सपना है ईरान का, और वो सपना इसीलिए भी है कि ईरान को ये लगता है कि उसके हितों को, उसके घर के अंदर ये जो तमाम हमले जब इजराइल चाहता है इजराइल करता है, या फिर अमेरिका जब चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट में वहां बमबाजी करता है। तो कारण ईरान को ये लगता है कि जिस दिन वो न्यूक्लियर नेशन हो गया, न्यूक्लियर देश हो गया, तो इस तरह के हमलों से वो खुद को बचा सकता है।
और यही कारण है कि ईरान एक ये सपना देखता है कि हमें भी न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। दूसरा, ईरान को ये लगता है कि इस लेवल पर जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जिस लेवल पर जिस एग्रेसिवनेस के साथ इजरायली फोर्सेस या इजराइल की सरकार खेलती है पूरे मिडिल ईस्ट में, जहां भी चाहे वहां सैन्य कार्रवाई करती है, वो इसीलिए कर पाती है क्योंकि इजराइल खुद एक न्यूक्लियर पावर देश है। तो वहां जो है वो बैलेंस डगमगाता है और वहां ईरान कमजोर पड़ता है। ईरान का भी अपने लोगों के लिए सपना है कि ये जो कोई भी आके हम पर हमला करके हमारे हितों को नुकसान पहुंचा के जाता है तो हम कब तक डर डर के रहेंगे, हमको भी न्यूक्लियर बम बनाना है। अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि जो भौगोलिक स्थिति है इजराइल की, वहां पर इजराइल कभी नहीं चाहेगा, और दूसरा इजराइल के खिलाफ जिस तरह की मुहिम चलती है दुनिया भर में, ऐसा अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा देश, वो भी ईरान जैसा देश, न्यूक्लियर पावर हो जाए। और वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लगातार बातचीत हो रही थी बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की। ट्रंप ने कहा कि इसको ऑन टेबल बात करते हैं, अभी सैन्य कार्रवाई को साइड में रखो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी और 12 तारीख की रात को ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया गया और ईरान के अंदर तमाम जितनी भी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जहां भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का काम चल रहा था, उन सभी को निशाना बनाया गया है। प्रिसाइज अटैक हुए हैं तेहरान के अंदर, इस्फहान के अंदर, उन सभी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है जिसको इजराइल अपने लिए खतरा मानता है। वो चाहे कहीं बैलिस्टिक मिसाइल रखे हुए हैं तो वहां अटैक हुआ है, एयर बेसिस पर अटैक हुआ है, वैज्ञानिक सेंटरों पर अटैक हुआ है जहां भी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। बहुत सारी कहानी इसमें निकल करके आ रही है जो दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं। अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें तो उसने लिखा, नेतन्याहू सेज ऑपरेशन राइजिंग लायन विल लास्ट एज मेनी डेज एट इट टेक्स। राइजिंग लायन चलेगा और तब तक चलेगा जितने दिन इसको लगेंगे। मतलब गाजा में आज भी इजराइल ऑपरेशन लागू किए हुए, आज भी इजराइल लेबनान में ऑपरेशन करता है। तो अब वो कह रहा है कि जी हम ईरान में भी करेंगे। और आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे, दोनों देशों के बीच की दूरी देखेंगे तो माथा पीट लेंगे कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आखिर इजराइल के पास आती कहां से है, उस पर भी बात करेंगे। अगला अखबार लिख रहा है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन, टॉप इरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट किल्ड इन इजरायली एयर स्ट्राइक अक्रॉस ईरान। पूरे ईरान के अंदर जो इजरायली स्ट्राइक्स हुए हैं उनमें टॉप ईरानियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो अब इस दुनिया में इस अटैक के बाद नहीं रहे। ईरान लॉन्च्ड ओवर 100 ड्रोन्स एट इजराइल वर्किंग टू इंटरसेप्ट देम। ईरान ने भी लॉन्च कर दिया 100 से ज्यादा ड्रोन, लेकिन आप यकीन करें इन ड्रोन से कुछ होना नहीं है। आप पर मिसाइल मारे जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल मारे जा रहे हैं, आपका तमाम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया जा रहा है, आपका जो परमाणु बमों वाला सपना है वो बम वाला सपना, आप जब भी करीब पहुंचते हैं इजराइल कुछ ना कुछ कर देता है। कभी उसका मोसाद कर देता है, कभी इजरायली एयरफोर्स कर देती है। तो वो सपना तो नहीं रहा। और ये ड्रोन अटैक्स इसीलिए ईरान करता है कि इसको भी तो मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाना है कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं। और ये 100 के 100 ड्रोन आप यकीन करें इजराइल हवा में मार गिराएगा। संभव है कि ये कभी इजरायली वायु सीमा में प्रवेश भी ना कर सके। इस लेवल का सुपर पावर या एयर सुपेरियोरिटी रखता है इजरायली एयरफोर्स का जहां तक सवाल है, या इजरायली डिफेंस का जहां तक सवाल है। उसके बाद एक और अखबार जो लिख रहा है, 3 टॉप इरानियन मिलिट्री लीडर्स आर डेड। इस अटैक्स में जो मौजूदा ऑपरेशन चलाया राइजिंग लाइन, इजरायली ऑपरेशन राइजिंग लाइन और लुक इनसाइड ईरान की न्यूक्लियर साइट्स। उसके बाद इजराइल अटैक्स ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जगह जगह पूरे ईरान के अंदर शहर दर शहर मिसाइल गिरे हैं। कुछ कहानी तो ऐसी है कि दिन में भी आप ये समझो कि ईरान का जो एयर डिफेंस है उसको किस लेवल तक इजरायली एयरफोर्स ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि दिन के अंदर इजरायली एयरफोर्स के जहाज ईरान के आसमान में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, और उसका कोई भी जवाब ईरान के पास नहीं है। इस लेवल तक पंगु बना दिया गया है ईरानी फोर्सेस को। ये कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनके नाम हैं जो ये मौजूदा ऑपरेशन में अब इस दुनिया में नहीं है। अब जैसे IRGC चीफ ऑफ स्टाफ है MD बघेरी हैं, इसके अलावा हेड है
ये वो कायदे फोर्स के इस्माइल कानी ये भी नहीं रहे। अब IRGC कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, बहुत बड़ा नाम, नहीं रहे इस ऑपरेशन में। इसके अलावा सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे MD मेहदी तेहरानी, नहीं रहे। इसके अलावा फॉर्मर हेड ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, वो भी अब नहीं रहे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का वो सपना कि कभी हम परमाणु संपन्न देश बनेंगे, ईरान लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट करता है, और जब भी वो कुछ कदम की दूरी पर होता है, इजरायली फोर्सेस इस लेवल का एयर स्ट्राइक कर देती हैं या कोई ऑपरेशन लॉन्च कर देती हैं जहां वो फिर अपने सपने से पीछे चला जाता है। ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर बेहद ताकतवर है, पैसा भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान इजराइल से लड़ने की ताकत नहीं रखता है। जो सच है वो यही है, केवल मिसाइल दिखा देने से, ये वीडियोस जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये ड्रोन चला देने से, इनसे आप इजराइल और अमेरिका की काबिलियत को पछाड़ दोगे या हरा दोगे, तो ये केवल नरेटिव के लिए होता है। ये वीडियोस आपको ट्विटर पर खूब लोग चलाते दिखेंगे कि अभी ईरान ने जवाब दे दिया इजराइल को, लेकिन आप यकीन करें इनका कोई मतलब नहीं है। ये जो मिसाइलें या ड्रोन्स दिख रही हैं, ये जॉर्डन के ऊपर मार गिराए जाते हैं, तो कभी इराक के ऊपर मार गिराए जाते हैं, ये इजरायली सीमा में कभी दाखिल ही नहीं होते हैं। और जब भी इजराइल के डिफेंस की बात आएगी और ऐसा लगेगा कि अब इजराइल पर खतरा है, तो पूरा का पूरा अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब इजराइल को डिफेंड करते हैं और वहां फिर ईरान अकेला पड़ जाता है। अब जब ये बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स जो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, कोई IRGC का हेड है, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, आप जब हेड को ही मार दे रहे हो तो आप यकीन करो कि आप उस पूरी कहानी को कितना पीछे लेकर के चले जाते हैं। किसी भी देश के लिए फिर सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना, अपनी सेना का मनोबल बनाए रखना कितना मुश्किल काम है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ईरान चाहे जितने वीडियोस दिखा ले, चाहे जितने ड्रोन्स बताए कि भाई हमने ड्रोन छोड़ दिया, हमने मिसाइलें छोड़ दी, इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मतलब नहीं है क्योंकि उसका कोई नुकसान इजराइल को होता नहीं है, और इजराइल जब चाहता है या अमेरिका जब चाहता है, वो ईरानी वायुसेना में उनके फाइटर जेट्स घुसते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं और वापस चले जाते हैं। यहां तक कि जो भी कुछ भी ईरान का एयर डिफेंस है वो सब न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां जो पावर का बैलेंस है ईरान और इजराइल के बीच, ये बहुत अंतर है दोनों के बीच। हालांकि हम उस पर आगे भी एक बार बात कर लेंगे। जब 12 जून की रात जो कुछ हुआ, उसके बाद जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, आयतुल्ला खामनेई, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम से जो कुछ मेहरबान और रहमत करने वाला है, आज सुबह साहूनी हुकूमत मतलब इजराइल ने हमारे प्यारे देश पर एक घिनौना और खूनी जुर्म किया है। उन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और अपनी बुराई को पहले से कहीं ज्यादा उजागर किया है। इस सरकार को सख्त सजा की उम्मीद रखनी चाहिए, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज का मजबूत हाथ इंशाअल्लाह इस जुर्म को माफ नहीं करेगा। आयतुल्ला खामनेई सर्वोच्च नेता ईरान के ये कह रहे हैं अपने लोगों को। लेकिन आप यकीन करिए, जब भी तेहरान के अंदर इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, हमने पहले भी दिखा, उपराष्ट्रपति रईसी साहब का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उससे पहले जो आप एक और जो हमास का लीडर था हानिया, जब उसको तेहरान के अंदर ढेर कर दिया गया मोसाद के द्वारा, आपको पता है कि उस पर भी बहुत सारी बातें ईरान तेहरान की तरफ से कही गई थी, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। वो जो वीडियो गेम के वीडियोस होते हैं वो इंटरनेट पे चलाने से इजराइल नहीं हारेगा। इजराइल हारेगा ताकत से, हिम्मत से, हथियारों से, जो कुछ ईरान के पास नहीं है। और उसके अलग अलग कारण है। मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे मुस्लिम देश नहीं चाहते कि ईरान ताकतवर हो, मुस्लिम देश नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर ईरान बनेगा तो फिर न्यूक्लियर पावर सऊदी अरबिया को भी बनना पड़ेगा, तो वहां भी कैलकुलेशन बहुत खराब है। ये आप ये देखिए, ये इजराइल है, इजराइल के चारों तरफ आप देश देख लें, जॉर्डन मुस्लिम देश है, इजिप्ट मुस्लिम देश है, सऊदी अरेबिया मुस्लिम देश है, सीरिया मुस्लिम देश है, लेबनान भी मुस्लिम देश है, इराक मुस्लिम देश है, इराक के बगल में ईरान मुस्लिम देश है। ये तमाम देश मुस्लिम है और ये रहा इजराइल। अब आप एक चीज देख लो, ईरान, इजराइल,
इन दोनों की सीमाएं तो नहीं लगती हैं एक दूसरे से, तो फिर लड़ाई होगी कैसे? मतलब पैदल सेना तो नहीं लड़ेगी, जमीनी सेना का कोई मतलब नहीं है, लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई होगी या तो मिसाइलों के जरिए या फिर एयरफोर्स के जरिए। तो एयरफोर्स के लिहाज से अगर आप बात करें तो जो पावर इजराइल के पास है, ईरान के पास वो पावर नहीं है। तो ईरान लड़ेगा कैसे? ईरान का कहना जी हम ड्रोन मारते हैं, और ये ठीक बात है कि ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहा है। इवन ईरानी ड्रोन्स आपको रूस यूक्रेन वॉर में भी देखने को मिले। अगर आप इजराइल और ईरान का सबसे नजदीकी बॉर्डर देखें, मतलब नजदीकी बॉर्डर से भी अगर दूरी देखें, यह भी करीब करीब 950 किलोमीटर के आसपास का है। कोई भी देश जब ड्रोन छोड़ता है, उन ड्रोन्स की गति सुपरसोनिक मिसाइल्स या हाइपरसोनिक मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल जैसी तेज गति नहीं होती है। ड्रोन्स को मारना आसान होता है हवा में। हाँ, एक चीज ये है, चूंकि मिसाइल्स की तरह ड्रोन्स जो हैं ज्यादा ऊंचाई पर फ्लाई नहीं करते हैं, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में आने की चांसेस इनके कम होते हैं। लेकिन आप यकीन करिए, जिस नंबर में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा ड्रोन्स ईरान ने छोड़े हैं, उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इजराइल हवा में मार गिराता है। अब इन दोनों को देख लो, मतलब लड़ाई जमीनी तो नहीं होगी, लड़ाई होगी हवा में। लड़ाई एयर पावर की है, जिसके पास एयर पावर ज्यादा होगा, जो एयर सुपीरियर होगा, वो जीत जाएगा। अगर आप इन नंबर्स की बात करें कि दोनों ही देश, चूंकि मैंने फिर कहा कि आप भी समझ गए होंगे कि लड़ाई एयर पावर की है, तो आप अगर एयरक्राफ्ट की संख्या देखें, एयरफोर्स का जहां तक सवाल है, टोटल एयरक्राफ्ट इजराइल के पास है 612, 551 है ईरान के पास। फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल के पास है 241, ईरान के पास है 146। मतलब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का बात है। अब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इजराइल के पास क्या क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, जब आप ये देखेंगे तो आप अपने आप ये समझ जाएंगे कि ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा लड़ाई है जो इजराइल के पास है। F-15, F-16 फाल्कन, इसके अलावा F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट के भी करीब करीब 3 स्क्वाड्रन्स हैं। F-16 करीब करीब 200 एयरक्राफ्ट है, और F-15 के 3 वेरिएंट्स हैं इजराइल के पास, जो करीब 75 एयरक्राफ्ट है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, जो एयर पावर है इजराइल का, उसमें क्वालिटी है। क्वांटिटी भी एक तरह की क्वालिटी होती है अपने आप में, लेकिन क्वांटिटी के साथ जब आपके पास क्वालिटी है तो ये अलग, मतलब दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स, वो चाहे F-15 ईगल हो, F-16 फाल्कन हो या फिर F-35, तीनों के तीनों अमेरिकी फाइटर प्लेन्स हैं। अब अगर आप बात करें ईरान के फायर पावर की, ईरान के एयरफोर्स के कॉम्बैट कैपेबिलिटी की, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मामला बड़ा अनबैलेंस्ड है। इनके पास है MiG-29, रशिया का दिया हुआ, वो करीब करीब 1.5, आप कह लो 24 एयरक्राफ्ट है। तो पूरे 2 स्क्वाड्रन भी नहीं है MiG-29 के। इसके अलावा मिराज F-1 है, उसके करीब 12 एयरक्राफ्ट हैं, ये भी मल्टी रोल है। सुखोई 24, ये भी करीब 21। तो पूरी कहानी एयरफोर्स की है, और यही कारण है कि ईरानी एयरफोर्स अपने आसमान में भी इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों को जवाब देने की काबिलियत नहीं रखती है। और यही कारण है कि इजराइल का तमाम डिफेंस इक्विपमेंट, एयर डिफेंस, सबको न्यूट्रलाइज करके, कॉम्प्रोमाइज करके इजरायली प्लेन्स, इजरायली फाइटर जेट इतनी आसानी से ईरान में घुसते हैं, और जहां जो मन करता है अपना मिशन को अंजाम देते हैं और वापस लौट जाते हैं। आप ये देख लो, ये रहा ईरान और ये रहा इजराइल। ईरान का क्षेत्रफल देख लीजिए, छोटा सा इजराइल देख लीजिए। ये इजराइल यहां से जब चाहता है ईरान जाता है और अपने मिशन को कंप्लीट करके आ जाता है। अब इस बात में सबसे खतरनाक चीज यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि यह मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को नहीं पा लेते हैं। क्या ईरान वाकई में इजराइल को जवाब दे सकने की ताकत रखता है, या फिर इस बार भी ईरान वही फिजूल जमा खर्ची करेगा, वीडियोस जारी होंगे ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, और फिर सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा हमने मिडिल ईस्ट में देखा है, या फिर मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध का बड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है? आपको क्या लगता है
इजराइल का जो ये मिशन है राइजिंग लायन, इसका जवाब ईरान किस तरीके से दे सकता है, क्योंकि ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के वो बेहद लिमिटेड हैं।